यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। साशा ने कार्तिक से उस फोटोग्राफर विवेक के लिए बात की। साशा ने कहा कि विवेक बहुत टैलेंटेड है, उसकी फोटोग्राफी स्किल्स कमाल की हैं। कार्तिक ने साशा को कहा, अगर कोई इंसान अच्छा नहीं है तो वह कितना भी टैलेंटेड हो, कार्तिक उसको अपने साथ कंपनी में नहीं रख सकता। साशा को ये कहकर कार्तिक प्लेन में बाकी सबको देखने के लिए आगे बढ़ गया। प्लेन में पीछे के हिस्से में बने इकोनॉमी क्लास में उस यंग कपल की आपस में लड़ाई हो रही थी। वो लड़का किसी आर्किटेक्चर कॉलेज का स्टूडेंट था। बहुत मुश्किल से पैसे जोड़ वो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने मालदीव्स ले जा रहा था। पर उस लड़की के टंट्रम्स कम ही नहीं हो रहे थे। वो लड़की जैसे बिल्कुल भी एडजस्ट करना ही नहीं चाहती थी। उसने फिर से उस लड़के पर चिल्लाते हुए कहा, कहाँ फंसा दिया है तुमने मुझे? इस जरा सी सीट में इतने घंटों बैठना कितना मुश्किल है। तुमने फर्स्ट क्लास के टिकट क्यों नहीं ली? अब मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ घूमने क्यों आई हूँ। तुमने आगे के ट्रिप पर भी ऐसे ही लो क्लास अरेंजमेंट कर रखे होंगे। उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत प्यार से कहा, नहीं, मैंने तुम्हारे लिए वहाँ बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए हैं। बस ये तो कुछ घंटे की फ्लाइट है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। वहाँ पर जाकर हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। उस लड़की ने झल्लाते हुए कहा, कैसे बर्दाश्त कर सकता है कोई इस सीट को घंटों तक? ऐसा करो, तुम एक बार बिजनेस क्लास में जाकर देखो, शायद कोई मिल जाए जो मेरे लिए ये सीट एक्सचेंज कर ले। वो लड़का बहुत पोलाइट था, पर उस लड़की का बिहेवियर बर्दाश्त करना उसको भी मुश्किल हो रहा था। अब उसको भी गुस्सा आने लगा था। उसने चिढ़कर कहा, बिजनेस क्लास में सफ़र करने वाले लोगों बहुत रिच होते हैं। तुम्हारी इकोनॉमी क्लास की सीट भला कोई क्यों चेंज करेगा? उस लड़की ने अकड़ते हुए बोला, अरे लुक एट मी, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। कितने लोग होंगे जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। अब उस सुपर रिच क्लास बिजनेस टायकून को ही देख लो, वह इतनी सारी लड़कियों का कितना ख्याल रख रहा है। हो सकता है मेरे लिए भी वो कुछ करने को तैयार हो जाए। उस लड़के ने हैरानी से अपनी गर्लफ्रेंड को कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं बिजनेस क्लास वालों के पास जाकर कहूं कि मेरी इकोनॉमी क्लास की सीट चेंज कर लीजिए क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड अनकंफर्टेबल हो रही है। उस लड़के की बात पर वह लड़की अकड़ती हुई अपनी सीट से खड़ी हो गई और बोली, तुम रहने दो। तुम क्यों करोगे? तुम तो मुझे किसी प्लास्टिक डॉल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो। पर मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं जाकर उन लोगों से खुद ही बात कर लूँगी। ये कहकर वो लड़की कार्तिक के केबिन की तरफ चल दिए। वो लड़का फ्रस्ट्रेट होकर बुदबुदाया, बेवकूफ़ लड़की है। अपनी इंसल्ट तो कराएगी ही, साथ में मुझे भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। वह लड़का उस लड़की के पीछे चल दिया। वह इतना अच्छा था कि उस लड़की को उसकी गलत हरकतों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता था। कार्तिक साशा से बात करके आगे बढ़ ही रहा था जब कार्तिक ने उस लड़की को अपनी तरफ आते देखा। उस लड़की की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि उसे कार्तिक से बात करनी है। कार्तिक ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर पूछा, आपको मुझसे कुछ कहना है? उस लड़की ने कार्तिक को ब्लंटली कहा, मैं इकोनॉमी क्लास में कंफर्टेबल नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर कार्तिक और भी ज्यादा हैरान हुआ। कार्तिक ने उससे पूछा, आप अगर इकोनॉमी क्लास में कंफर्टेबल नहीं है तो इससे मेरा क्या लेना देना है? कार्तिक का रिप्लाई सुनकर वह लड़की एकदम आउट ऑफ बैलेंस हो गई। उसको लगा था कि वह इतनी खूबसूरत है कि कार्तिक पलटकर उसे प्यार से पूछेगा कि क्या वजह है, वह क्यों कंफर्टेबल नहीं है। पर कार्तिक ने तो ब्लंटली उसको बोल दिया कि उसकी प्रॉब्लम से कार्तिक का क्या लेना देना। उस लड़की को कुछ देर समझ नहीं आया कि वह क्या बोले, पर वह लड़की भी पूरी ढीठ थी। पल भर रुककर उसने कार्तिक से कहा, क्या आप मेरे लिए फर्स्ट क्लास का सीट अरेंज कर सकते हैं?
आप चाहें तो मैं आपके साथ भी बैठ सकती हूँ। कार्तिक ने इस बार बहुत रूडली उसे कहा, नो थैंक्स मैम। साशा भी कार्तिक के पीछे खड़ी यह सारी बात सुन रही थी। उस लड़की की बोल्डनेस देखकर साशा भी हैरान रह गई। साशा ने बहुत ही कड़वे लहजे में उस लड़की को कहा, कौन से नशे में हो तुम? तुम्हें क्या लगता है सारी दुनिया तुम्हारे आसपास गोल गोल घूम रही है? कार्तिक तुम्हें अपनी फर्स्ट क्लास की सीट क्यों देगा? और हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। पर उस लड़की का ढीठपना भी कमाल था। उसने पलटकर साशा को कहा, कैसे लोग हो तुम? तुम्हारे दिल में बिल्कुल भी किसी के लिए सेंसिटिविटी नहीं है। किसी को परेशान देखकर तुमको जरा असर नहीं होता। इस बार कार्तिक ने उस लड़की से कहा, मैडम आपके साथ कोई दिक्कत है क्या? आप आज अपनी दवाएं लेना भूल तो नहीं गई है? वह लड़का अब तेजी से आगे बढ़ा और अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ खींचते हुए बोला, शीना चलो यहाँ से। सीन क्रिएट मत करो, प्लीज चलो यहाँ से। उस लड़के ने कार्तिक को अपोलोजाइज करते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी सर। शीना बुरी लड़की नहीं है, बस आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इस तरह बिहेव कर रही है। मैं इसको ले जा रहा हूँ, अब हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कार्तिक ने रूडली उस लड़के को कहा, बेटर है कि तुम इस आधी पागल लड़की को संभाल कर रखो। अगर यह और ज़्यादा बीमार हो गई तो इतनी ऊंचाई पर हवा में इसको कोई नहीं इलाज नहीं मिल सकेगा। कार्तिक ने सरकास्टिकली कहा तो उस लड़के ने हाँ में सिर हिलाते हुए कार्तिक को बोला, जी सर मैं आपकी बात समझ गया, पर वह शीना तो बहुत ही बदतमीज थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ झटकते हुए कहा, कहीं नहीं जा रही मैं उस इकोनॉमी क्लास में नहीं बैठ सकती, वहाँ अजीब सी बदबू उठ रही है। सीटें भी इतनी अनकंफर्टेबल हैं, लोग एक दूसरे पर ऐसे भरे हुए हैं जैसे किसी गाड़ी में भेड़ों को भर दिया गया हो। अब तक उसके बॉयफ्रेंड को भी तेज गुस्सा आ चुका था। उसने उसे लगभग खींचते हुए कहा, तुम चल रही हो कि नहीं? उस लड़के को भी रिग्रेट हो रहा था कि वह ऐसी आधी पागल लड़की को लेकर घूमने क्यों आया है। जब शुरुआत में ही वह इतने नाटक कर रही है तो हॉलीडे पर तो उसका जीना हराम कर देगी। उस लड़की ने कार्तिक की तरफ देखकर कहा, मैं वापस इकोनॉमी क्लास में नहीं जाऊंगी। उससे तो बेटर है कि मैं यही आइल पर खड़ी रहूं, या फिर यही बीच में लेट जाऊं। मुझे वहां इकोनॉमी क्लास में सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। उस लड़की ने जानबूझकर ऐसा दिखाना शुरू किया जैसे उसकी सांस रुक रही। वह लंबी लंबी सांसें खींचने लगी, फिर वह अचानक से नीचे वहीं बैठ गई और बोली, मेरे लिए एयर होस्टेस से 2 नींद की गोलियां ला दो, ताकि मुझे पता ही ना चले कि मैं कहाँ सो रही हूँ। कार्तिक और साशा उसकी नौटंकी देख रहे थे। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए उसके बॉयफ्रेंड को कहा, हाँ जल्दी जाओ, एयर होस्टेस से इसे नींद की गोलियां ला दो। ऐसा ना हो एयर होस्टेस के पास नींद की गोलियां भी खत्म हो जाएं और सांस लेने के लिए इसे प्लेन से बाहर कूदना पड़े। अभी यह तमाशा चल ही रहा था कि फ्लाइट अटेंडेंट वहां पर आई और उसने उस लड़के और उस लड़की शीना को बहुत सख्त लहजे में पूछा, क्या मैं जान सकती हूं आप लोग यहाँ बिजनेस क्लास में किस लिए आए हैं? मैं देख रही हूं कि आप हमारे गेस्ट्स को परेशान कर रहे हैं। आपको नहीं पता बिना वजह आप इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में ऐसे एंटर नहीं कर सकते हैं? साशा ने उस फ्लाइट अटेंडेंट को बोला, आपको देखना चाहिए कि यह लोग यहाँ पर इस तरह कैसे घुस आए हैं। बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास के बीच में कोई ना कोई खड़ा रहता है ताकि इस तरह की यूजलेस मूवमेंट को रोका जा सके। आप लोगों का कैसा अरेंजमेंट है कि कोई भी मुंह उठाकर बिजनेस क्लास में चला आ रहा है और इस तरह का तमाशा क्रिएट कर रहा है? साशा की बात सुनकर उस एयर होस्टेस के माथे पर पसीना आ गया। फ्लाइट में ऐसी फुल स्ट्रेंथ के साथ था, उसके बावजूद उस एयर होस्टेस को घबराहट होने लगी कि ऐसा ना हो अथॉरिटीज़ में उसकी शिकायत कर दीजिए। अगर ऐसा होता है तो उसकी जॉब पर भी बात आ सकती थी। इस बार उस एयर होस्टेस ने अपनी पोलाइटनेस बिल्कुल छोड़ दी और बहुत रूडली उस लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड को हड़काते हुए कहा, 1 मिनट के अंदर आप बिजनेस क्लास से बाहर हो जाइए, वरना जितने की आपकी इकोनॉमी क्लास की टिकट नहीं है उससे डबल की आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है।
जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। आप हमारे अस्टीम गेस्ट्स को इस तरह परेशान नहीं कर सकते। उसके बाद उस फ्लाइट अटेंडेंट ने कार्तिक की तरफ देखकर कहा, आई एम रियली सॉरी सर। अब ये दोबारा नहीं होगा। कार्तिक ने उस एयर होस्टेस को कहा, इन मैडम को आप 2 नींद की गोलियां दे ही दीजिए। मुझे नहीं लगता कि उसके बिना ये चुप बैठने वाली हैं। कुछ लोगों के स्क्रू ढीले होते हैं, ये तो मुझे पूरी ही पागल दिखाई दे रही हैं। उस लड़की का बॉयफ्रेंड समझ चुका था कि अब सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। अगर वो लोग फौरन वहां से नहीं गए तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अब जोर से खींचते हुए कहा, बंद करो तमाशा। चलो यहाँ से। तुमने देख लिया ना, कोई तुम्हारे को बिजनेस क्लास की सीट नहीं देने वाला। उस लड़के के ये बोलते ही वो लड़की अब जोर जोर से रोना शुरू हो गई। उसने कहा, मेरे से गलती हो गई जो मैं तुम्हारे साथ आई। मैंने तुम पर भरोसा किया था, पर तुम तो बहुत सेल्फिश हो और डरपोक भी। इन लोगों ने मुझे कितना बुरा भला कहा, पर तुमने एक बार भी इन लोगों को रोका नहीं। अब तो उस लड़के की पेशेंस भी जवाब दे गई थी। उसका दिल किया कि वह उस लड़की शीना को वहीं छोड़कर अपनी सीट पर वापस चला जाए। उसने अपनी रोती हुई गर्लफ्रेंड को अब जबरदस्ती खींचना शुरू किया और बिजनेस क्लास से बाहर ले गया। उसके बाहर जाते ही उस एयर होस्टेस ने कार्तिक से एक बार फिर माफ़ी मांगी। कार्तिक ने उस एयर होस्टेस को कहा, मेरा सारा स्टाफ बहुत ज़्यादा थका हुआ है। इन नाटकों से बिना बात का शोर क्रिएट हो रहा है और उनकी नींद में डिस्टर्बेंस हो रही है। मुझे दोबारा ये लड़की इस तरफ दिखाई नहीं देनी चाहिए, वरना इस बार मैं इतना पोलाइट बिहेव नहीं करूँगा। उस एयर होस्टेस के साथ अब क्रू का हेड भी आकर खड़ा हुआ था। ये सारी बातें कार्तिक ने उसके सामने ही कही थी। उसने अपोलोजाइज करते हुए कार्तिक से कहा, सर दिस इज़ द लास्ट टाइम। अब ऐसा नहीं होगा। हम माफ़ी मांगते हैं कि आपको ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। कार्तिक ने उस लड़के को कहा, ठीक है, बट मेक श्योर ये दोबारा ना हो। ये कहकर कार्तिक अब अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। मालदीव्स एक बहुत सुंदर जगह थी। अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस। वहाँ पर बहुत सारी फैमिली वाटर स्पोर्ट्स के लिए आती हैं और बहुत से कपल हनीमून के लिए। मालदीव्स इंडिया के लोगों में बहुत फेमस जगह है। वहाँ का नज़ारा जितना पीसफुल था उतना ही वाइब्रेंट भी। एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही वो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। लैंड करने से पहले सब खिड़कियों में से झांक रहे थे। समंदर और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखकर सब लड़कियां मेस्मराइज थी। कितनी लड़कियों ने तो जिंदगी में आज तक समंदर देखा ही नहीं था। पर कार्तिक के दिमाग में लगातार कुछ और प्लानिंग चल रही थी। कार्तिक सब कुछ बहुत ही अंडरकवर रखना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वह अल्ट्रा रिच मित्तल फैमिली से है। वही मित्तल फैमिली जो इस आधे से ज़्यादा आइलैंड की मालिक है। कार्तिक ने एयरपोर्ट पर उतरते ही वहां की अथॉरिटीज़ को कुछ कहा और स्पेशल रूम में जाकर लगातार कुछ कॉल करने लगा। मैगी पूरे समय अब उसके साथ बनी हुई थी। वह अच्छे से जानती थी कि कार्तिक के नेटिव प्लेस पर कार्तिक को और भी ज़्यादा खतरा है। किसी भी बड़े परिवार में इंसान को अपनी फैमिली के लोगों से ही खतरा होता है, खासकर तब जब वह अपने परिवार में एकलौता वारिस हो। तब उसके बाद के सक्सेसर यानी जिनको प्रॉपर्टी मिल सकती हो वह उसकी जान के दुश्मन बने रहते हैं। अंकल चौहान की क्लियर इंस्ट्रक्शंस मैगी को आ चुकी थी कि अब उसे 1 मिनट भी कार्तिक को अकेला नहीं छोड़ना है। पर कार्तिक चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड करने में लगा हुआ था। दिल्ली एयरपोर्ट पर उसको लास्ट में पता चला कि अंकल चौहान ने अरेंजमेंट्स बदल दिए हैं। यहाँ एयरपोर्ट पर उसने सबसे पहले यही पता किया कि अब आगे उसके वेलकम के लिए क्या क्या किया गया है। कार्तिक इस बात पर अड़ा था कि वह आइलैंड में अपने होने का किसी को पता नहीं लगने देगा। मैगी कार्तिक के पीछे ही खड़ी थी जब कार्तिक लगातार फ़ोन कर रहा था। कार्तिक ने फ़ोन करके किसी को कुछ ऐसा कहा कि मैगी बुरी तरह से हैरान रह गई। उसने कार्तिक को रोकना चाहा, पर वो जानती थी कि उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वह कार्तिक को रोक सके। कार्तिक मैगी के चेहरे से समझ गया कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है।
कार्तिक ने मैगी को साफ कहा, भरोसा रखो सब ठीक होगा। पर मैगी अब बहुत रेस्टलेस दिखाई दे रही थी, जैसे उसको दिख रहा हो कि अब कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। उसे चुप रहना ठीक नहीं लगा। उसने कार्तिक को कहा, सर आप ये ठीक नहीं कर रहे। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मिस्टर चौहान इस बात के लिए आपको पता नहीं कुछ कहेंगे कि नहीं, पर मेरे लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मेरा खुद का भी यही मानना है, आपका ये डिसीजन सही नहीं है। मैगी के ऐसा कहने पर कार्तिक ने मैगी को इस तरह देखा जैसे वो मैगी से पूछ रहा हो कि वह ये सब क्या बोले जा रही है। मैगी ने जब कार्तिक को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए देखा तो उसने आंखें झुका ली। वह जानती थी कि कार्तिक को एडवाइस करने का उसको कोई राइट नहीं है। पर मैगी अब बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अंकल चौहान को फोन करके सब कुछ बताएं या नहीं बताएं। वह दो सिचुएशंस के बीच में बुरी तरह फंस गई थी। कार्तिक ने मालदीव्स पर लैंड करते ही सारे अरेंजमेंट अपने हिसाब से चेंज करने शुरू कर दिए थे। अंकल चौहान ने उसके स्टाफ के लिए वहां पर 5 स्टार होटल बुक करवाया हुआ था, और कार्तिक के रहने का अरेंजमेंट मित्तल फैमिली के एक प्राइवेट विला पर था, जो कि किसी पैलेस से कम नहीं था। कार्तिक ने वहां उतरते ही पता कर लिया था कि उसके लिए क्या क्या बुक है। उसने वह सारी बुकिंग कैंसिल करवा दिए थे। उसने सबको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि अंकल चौहान को कोई नहीं बताएगा कि वह उनकी बुक कराई हुई जगह पर नहीं ठहरा हुआ। वो सारे अरेंजमेंट कैंसिल करके कार्तिक ने एक नॉर्मल 3 स्टार होटल में बुकिंग ले ली। वही बुकिंग जो उसको ट्रैवल एजेंट ने स्टार्टिंग में दी थी। कार्तिक ने उसको ही दोबारा से कांटेक्ट करके अपने लिए बुक कर लिया था। मैगी कार्तिक की इन बातों से बहुत परेशान हो रही थी। उसने कार्तिक को कहा, सर आप ये ठीक नहीं कर रहे, यह आपकी सेफ्टी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे आपकी रेपुटेशन भी कितनी खराब होगी। जब लोगों को पता चलेगा कि मित्तल एम्पायर का इकलौता वारिस इस तरह के 3 स्टार होटल में ठहरा है तो कितनी बदनामी होगी। कार्तिक ने मैगी को कहा, लाइफ में हर समय यही सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो हम अपने हिसाब से कभी नहीं जी सकेंगे। इतना पढ़ने लिखने के बाद और आत्मविश्वास आने के बाद भी हमारे दिमाग में यही चलता रहता है, ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, वह करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो फिर हमारी ग्रोथ ही कहाँ हुई। हमें हमेशा वही करना चाहिए जो हमें सही लगे। क्या हमारा रहना खाना भी सब दूसरों के हिसाब से होना चाहिए? हाँ, तुमको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम्हारे लिए कहीं और अरेंजमेंट करा देता हूँ। कार्तिक की इस बात पर मैगी ने एकदम से सकपका कर कहा, नहीं सर, कैसी बातें करते हैं आप। मैं सिर्फ आपके लिए ये कह रही हूँ, मेरे लिए तो जहाँ आप है वही जगह सुपर कंफर्टेबल है। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए मैगी को कहा, तो बस फिर फालतू की बातें मत सोचो। हर समय ये सोचना कि दुनिया क्या कहेगी बहुत थकान भरा यूजलेस काम है। कार्तिक की बात पर इस बार मैगी भी मुस्कुरा दी। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह कार्तिक को बहुत एडमायर करती है। उसने जिंदगी भर रईसों के बच्चों को बदतमीजी के साथ शो ऑफ करते ही देखा था। एक कार्तिक ऐसा था जिसको ना महल से फर्क पड़ता था ना झोपड़ी से। कार्तिक ने मैगी को कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं या फड़ी के खरीदे हुए। मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि जो खाना मुझे पसंद है वह खाना 5 स्टार से आ रहा है या किसी सड़क के ठेले से। यहाँ तक कि अगर मुझे नींद आई है तो मैं किसी पेड़ के नीचे भी उतने ही आराम से सो सकता हूँ जितना किसी 5 स्टार के बड़े कमरे में। इसलिए मेरी फिक्र मत करो। मैगी के चेहरे पर कार्तिक के लिए अफेक्शन बढ़ता ही जा रहा था। इस बार उसने कार्तिक से कोई बहस नहीं की। वो सब लोग अब एयरपोर्ट से अपने होटल की तरफ चल दिए। 3 स्टार होटल देखकर सब चौंक गए। बिजनेस क्लास में सफ़र करने के बाद अचानक से उनकी कार्तिक से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वहाँ के अरेंजमेंट देख के बहुत सारे लड़कियों के तो मुंह बन गए। बिजनेस क्लास के बाद तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पता नहीं उन्हें कितनी लग्जरी मिलने वाली है।
उन सबको अपने अरमानों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा था। कार्तिक वैसे भी उन सबको इतनी ज़्यादा लग्जरी की आदत नहीं डालना चाहता था कि वह लोग अपने काम के प्रति सिंसियर ही ना रहें। मालदीव्स में वेकेशन पर लाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। 5 स्टार की लग्जरी अफोर्ड करने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर इससे शायद वह लोग कार्तिक की कंपनी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते। जैसा कि साशा ने कहा था कि हमको इतना ओवरस्पेंड नहीं करना चाहिए कि एक गलत मैसेज सबको जाए कि यहाँ पर तो कितना भी उड़ाया जा सकता है। हालांकि बिजनेस क्लास के अरेंजमेंट के बाद अब तो साशा और रिद्धिमा सभी बहुत हाई क्लास एक्सपेक्टेशन रखकर बैठे थे। रिद्धिमा ने तो बड़बड़ करना भी शुरू कर दिया था, 5 कमरे चेक कर चुकी हूँ, सब के सब बकवास है, मुझे तो कोई भी पसंद नहीं आ रहा। साशा ने भी रिद्धिमा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ कार्तिक, कमरे बहुत ही बेसिक हैं और वह जो हमारा टूरिस्ट गाइड है वह कितनी मोटी बुद्धि है। उसको कितना समझाने की कोशिश की कि किस तरह का रूम चाहिए, पर उसको बात ही समझ नहीं आ रही। वह कह रहा है कि तुम लोग 58 हो और मैंने 29 रूम बुक करवाए हैं, तो उसी हिसाब से ही एडजस्ट करना होगा। कार्तिक तब रिसेप्शन पर रूम्स की अलॉटमेंट की ही बात कर रहा था। होटल वाले ने कार्तिक को कहा, सर सब कुछ फुली पैक्ड है, आप लकी हैं कि आपको एक ही होटल में 29 रूम मिल गए हैं, वरना इस समय पीक सीजन है, लोग तो एक एक रूम के लिए परेशान हो रहे हैं। कार्तिक ने उस रिसेप्शनिस्ट को कहा, पर मुझे सेपरेट रूम चाहिए, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। कार्तिक की बात पर उस लड़के ने सामने खड़ी सब लड़कियों को देखा, फिर कार्तिक को देखा और पूछा, इतनी सारी लड़कियों के साथ आप अकेले लड़के हैं क्या? कार्तिक को उसका क्वेश्चन बड़ा एम्बैरेसिंग लगा। कार्तिक का चेहरा लाल हो गया। कार्तिक ने धीरे से कहा, हाँ मैं अकेला ही हूँ। रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसने कार्तिक को कहा, सर अनफॉर्चुनेटली आपको इनमें से ही किसी के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा, हमारे पास सिर्फ 29 रूम ही हैं। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। इतने में कियारा ने आगे बढ़कर कहा, इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। कार्तिक तुम और मैं एक ही रूम में रहेंगे, मुझे तुम्हारे साथ एक रूम में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। कार्तिक कियारा की बात सुनकर स्टन रह गया। इतने सारे लोग खड़े थे। कविता श्रीधर के ग्रुप की सब लड़कियां भी वहीं थी। उन सब के बीच में कियारा का इतनी ब्लंटली यह कहना कि वह कार्तिक के रूम में ही रहना चाहती है, ये कार्तिक को बहुत गलत लगा। कार्तिक कियारा से बहुत अटैच था और उसके दिल में कियारा की बहुत रिस्पेक्ट भी थी। कियारा के बारे में इस तरह के रूमर्स कार्तिक को बर्दाश्त नहीं थे। कियारा आजकल बहुत इनसिक्योर बिहेव कर रही थी, यह कार्तिक ने देख लिया था, पर वह किसी भी हालत में कियारा के साथ नहीं रुकना चाहता था। कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया तो साशा आगे आकर बोली, कार्तिक हम इतने अच्छे दोस्त हैं, तुम मेरे साथ रूम शेयर कर सकते हो। साशा के ये कहते ही रिद्धिमा ने कहा, अगर दोस्त के साथ ही रूम शेयर करना है तो मेरे से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड तो तुम्हारा कोई भी नहीं है। हम तो बचपन में स्कूल में भी साथ पढ़ते थे, यहाँ तक कि डेस्क भी शेयर करते थे, अब रूम भी शेयर कर लेंगे, दिक्कत क्या है? रिद्धिमा ने हंसते हुए कहा, तो पता नहीं कविता श्रीधर को भी क्या सूझी कि सबके सामने उसने भी कार्तिक को कहा, कार्तिक मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम मेरे साथ रूम शेयर करना चाहो तो मोस्ट वेलकम। कविता के यह बात कहते ही उसके ग्रुप की सारी लड़कियों ने हैरानी से कविता की तरफ देखा और फिर उन सब ने आपस में खुसुर फुसुर के साथ बातें बनानी शुरू कर दी। वहां खड़े सब लोग इस सीन का मजा ले रहे थे कि एक लड़का है और उसके साथ कितनी सारी लड़कियां रूम शेयर करना चाहती हैं। कार्तिक का चेहरा तो देखने वाला हो गया था। कार्तिक ने उस रिसेप्शनिस्ट को कहा, देखो मिस्टर, मुझे हर हाल में अलग कमरा चाहिए, मैं किसी के साथ भी रूम शेयर नहीं कर सकता। उस रिसेप्शनिस्ट ने कार्तिक को कहा, आई एम सॉरी सर, ये पॉसिबल नहीं है, आप यकीन कीजिए पूरे होटल में एक भी कमरा खाली नहीं है, वरना भला मुझे क्या एतराज हो सकता था आपको अलग रूम अलॉट करने में।
कार्तिक समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करें। अगर वह सब लड़कियों को छोड़कर किसी दूसरे होटल चला जाता है तो ये भी सिक्योरिटी रीजन से सही नहीं होगा। कार्तिक जानता था कि वह कितना भी इस बात को हाइड कर ले पर उसके यहाँ आने की खबर उसके दुश्मनों को लग ही जाएगी। ऐसा ना हो कि कार्तिक की एबसेस में इन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो जाए। कार्तिक को यूं गुम देकर मैगी ने कार्तिक से कहा, अगर रूम ही शेयर करना है तो सर आप मेरे साथ रूम शेयर कर सकते हैं। मेरे लिए आपकी प्रोटेक्ट करना भी फिर आसान हो जाएगा। मैगी के ये बोलते ही कार्तिक अब बुरी तरह झल्ला गया और बोला, तुम सबके पास अपने अपने कारण हैं मेरे साथ रूम शेयर करने के, और तुम सारे के सारे ही सही हो, पर तुम लोगों को क्या ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं किसी भी लड़की के साथ भी रूम शेयर नहीं करना चाहता। मैं इस थॉट के साथ ही कंफर्टेबल नहीं हूँ, रूम शेयर करना तो बहुत दूर की बात है। जब कार्तिक ने मैगी को ये बात कही तो पीछे से एक लड़के की आवाज आई, आप किसी लड़की के साथ रूम शेयर नहीं करना चाहते, लड़के के साथ तो कर सकते हैं ना, आप मेरे साथ रह लीजिए। कार्तिक ने पलट कर देखा तो वही फोटोग्राफर था जिससे प्लेन में सबकी झड़प हुई थी। कार्तिक ने उसको सपाट लहजे में कहा, नो थैंक्स, मैं कुछ अरेंजमेंट कर लूंगा। उस लड़के ने कार्तिक को आगे बढ़कर कहा, सर इतना बात का इशू क्यों बना रहे हो? मुझे वैसे भी आज पूरी रात एक फोटोग्राफी असाइनमेंट पर बाहर ही रहना है। कमरा खाली ही रहेगा रात भर, अब रात भी होने वाली है। आप थके भी हुए हो, और अरेंजमेंट करने आप कहाँ जाओगे? यह मेरा रूम कार्ड है, आप ये लो और मेरे रूम में आराम करो। कार्तिक वाकई बहुत थकान महसूस कर रहा था, उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि वह अब क्या करें। जब उस लड़के ने कहा कि वह पूरी रात कमरे में नहीं है तो कार्तिक ने कुछ देर सोचा और फिर उस लड़के से रूम कार्ड ले लिया। उस लड़के ने हंसते हुए कहा, ये हुई ना बात बॉस। कार्तिक ने उस लड़के को कहा, मुझे बॉस मत कहो, अभी तुम मेरी कंपनी में काम नहीं करते हो, तुम मुझे कार्तिक कहकर बुला सकते हो। उस लड़के ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं तो आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहता ही हूँ, और मैंने अभी गिव अप भी नहीं किया है, मैं तो कोशिश करता ही रहूंगा। कार्तिक इस दफा जोर से हंस दिया और बोला, तुम कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग हो वैसे। उसने कार्तिक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी थोड़ा गड़बड़ भी कर देता हूं पर यकीन कीजिए मैं बुरा आदमी नहीं हूं। कार्तिक ने मन ही मन सोचा कि इस आदमी के बारे में पूरी तहकीकात करानी पड़ेगी। हो सकता है कि यह सचमुच ही काम का आदमी हो। उधर कार्तिक ने जब उस लड़के के रूम में रुकने की ऑफर एक्सेप्ट कर ली तो बाकी सब लड़कियों के मुंह उतर गए, सब आपस में बात करने लगी। रिद्धिमा ने चिढ़ कर कहा, ये बदतमीज प्लेन में भी तंग कर रहा था, अब यहाँ भी टपक पड़ा, अगर यह नहीं आता तो कार्तिक यकीनन मेरे साथ ही रुकता। रिद्धिमा की बात पर इस बार कियारा चुप नहीं रह पाए। उसने रिद्धिमा को कहा, ख्वाब देखना बंद करो, अगर कार्तिक को किसी लड़की के साथ रुकना ही होता तो वह मेरे साथ रुकता, किसी और के साथ रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। साशा ने उन दोनों को चुप कराते हुए कहा, अब हम लोगों को बच्चों की तरह यहाँ पर सीन क्रिएट करना बंद कर देना चाहिए और अपने अपने कमरों में चलना चाहिए। रिद्धिमा कियारा को कुछ कड़वा बोलने वाली थी, पर साशा की बात सुनकर चुप रह गई। उसने सोचा, आगे आगे काम भी साथ करना था, इसलिए किसी छोटी बात का इशू बनाकर लड़ना ठीक नहीं है। कार्तिक तो अब वैसे भी उस लड़के के साथ ही रुक रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उस कपल का, जिसकी गर्लफ्रेंड प्लेन में इतना तमाशा क्रिएट कर रही थी, उनके लिए भी यही होटल बुक था। दरअसल ये सब लोग एक ही टूरिस्ट कंपनी के थ्रू आए थे, इसलिए इन सब के होटल की बुकिंग सेम थी। जब ये सब रूम अलॉटमेंट का ड्रामा हो रहा था तब उस लड़के की गर्लफ्रेंड ने राधिका से पूछा, तुम लोगों की कंपनी क्या काम करती है? राधिका ही उसे उन सब में सबसे शांत दिखाई दे रही थी, इसलिए वह राधिका के पास बात बनाने पहुंच गई। ये सब उसको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था कि कार्तिक के साथ इतनी सारी लड़कियां हैं और सबको कार्तिक के साथ रुकना है। वह कार्तिक के बारे में और भी जानना चाहती थी।
राधिका ने उस लड़की को कहा, हमारी एक एंटरटेनमेंट कंपनी है। उस लड़की ने राधिका की बात पर चौंकते हुए कहा, ओह तभी। मुझे अभी तक यही समझ नहीं आ रहा था कि एक लड़के के साथ आखिरकार इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां कैसे हैं। अच्छा, तो तुम सब लोग इस आदमी की एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करती हो? उस लड़की ने फिर राधिका से पूछा, तुम्हारी कंपनी में और क्या क्या होता है? राधिका ने बहुत मासूमियत से सिंपली उसको कहा, हम लोग अपने आर्टिस्ट को ट्रेनिंग देकर और पॉलिश करते हैं। फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने के बाद लॉन्च करते हैं। उस लड़की शीना ने एक्साइटेड होकर कहा, मैं भी एक स्टार बनना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर सकती हूँ? राधिका ने उस लड़की से पूछा, क्या तुम्हें गाना आता है? शीना ने कहा, नहीं। राधिका ने उससे पूछा, डांस आता है तुम्हें? उस लड़की ने कहा, नहीं, वह भी नहीं आता। राधिका ने फिर उससे कहा, कोई तो स्पेशल टैलेंट होगी तुम्हारे अंदर? शीना ने अकते हुए कहा, नहीं, मेरे अंदर तो कोई ऐसा फालतू टैलेंट नहीं है। पर मैं सुंदर हूं ना? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी एंटरटेनमेंट कंपनी में सिर्फ सुंदर होने से कुछ नहीं होने वाला। कोई ना कोई टैलेंट होना बहुत जरूरी है। शीना ने राधिका को कहा, ये बेकार की बकवास है। मैं हमेशा से जानती हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री हो या और कोई भी एंटरटेनमेंट फील्ड, वहाँ पर सिर्फ सुंदर चेहरों की डिमांड रहती है। बिना ज़्यादा मेहनत किए पैसे कमाने और पॉपुलर होने का ये सबसे बढ़िया जरिया है। राधिका ने शीना की बात पर हैरान होते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह फालतू की बात तुम कहाँ से लेकर आए हो। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि जो खूबसूरत चेहरे स्क्रीन पर दिखते हैं वह कितनी मेहनत करते हैं और कितनी तकलीफें उठाते हैं तब जाकर फेमस हो पाते हैं। उस लड़की शीना ने राधिका की बात पर चिढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें गलत प्रूव करके दिखाऊंगी। यहाँ पर सिर्फ ब्यूटी काम आती है और कुछ नहीं, कहकर वो इतराती हुई वहां से चली गई। राधिका हैरान थी कि इस लड़की का दिमाग किस कदर खराब है। अब तक सारे रूम्स अलॉट हो चुके थे। टूरिस्ट गाइड चिल्लाते हुए सबको बोल रहा था, सब अपने अपने रूम में रेस्ट करो, कल ब्रेकफास्ट के बाद सबको सी साइड लेकर जाना है। सी साइड का जिक्र सुनते ही सबकी आंखें चमकने लगी। सबके दिमाग में कल के लिए अलग अलग प्लान घूमने लगे, पर ग्रुप में यकीनन कुछ लोग ऐसे थे जिनके दिमाग में अब अलग ही प्लान था, जैसे कोई टारगेट अचीव करना हो। वह तो दरअसल आए भी उसी टारगेट की वजह से थे। मैगी बहुत टेंस थी, उसको इंट्यूशन हो रहा था कि आने वाले दिन में कुछ बहुत खराब होने वाला है। मालदीव्स पहुंचने के बाद जब सबके कमरे अलॉट हो गए तो सब सोने चले गए। कार्तिक भी सोने के लिए उस फोटोग्राफर विवेक के कमरे में चला गया। वो फोटोग्राफर कार्तिक को बोल कर गया था कि वो रात भर किसी फोटोग्राफी शूट के लिए बाहर है, इसलिए ही कार्तिक ने उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी। उनके साथ जो टूरिस्ट गाइड था उसने सबको कह दिया था कि कल ब्रेकफास्ट के बाद सी साइड जाना है। सब लड़कियां अपनी अपनी प्लानिंग करते हुए सी साइड के ख्वाब देखते हुए सो गई थी। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम पर कोई भी नीचे नहीं उतरा। होटल में 10 बजे तक का ही बुफे था। वह टूरिस्ट गाइड 9:30 बजे तक सबका इंतजार करता रहा, पर जब कोई नीचे नहीं उतरा तो उसने ऊपर जाकर सबके कमरों के दरवाजे पीटने शुरू कर दिए। इतनी लंबी जर्नी और इतने दिन की प्रैक्टिस और स्ट्रेस के बाद सबकी थकान अभी तक उतरी नहीं थी। सब अपने कमरों में गहरी नींद में सोए पड़े थे। उसने सबको उठाया और उसके बाद वह कार्तिक से झगड़ने लगा। ये कैसी लड़कियों की टीम लेकर आए हो तुम? मैंने साफ बोला था कि हमें ब्रेकफास्ट के बाद सी साइड जाना है। यहीं पर 12 बजे बजाने का इरादा है क्या? हम पूरा शेड्यूल तय करके चलते हैं। बाहर बसें इंतजार कर रही हैं और तुम्हारे स्टाफ की सब लड़कियां सोई पड़ी हैं। उनकी बात छोड़ो, तुमको भी मैं ही उठा रहा हूं। यह कोई तरीका थोड़ी है। जब वह कार्तिक के ऊपर बरस रहा था तो मैगी भी अपने कमरे से निकलकर वहां आ चुकी थी। जिस तरीके से वह कार्तिक से बात कर रहा था, मैगी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उस टूरिस्ट गाइड के ऊपर दहाड़ते हुए बोली, आप आवाज नीचे करके बात कीजिए।
हम 4 जगह कम घूम लेंगे, वो हमें मंजूर है, पर कोई हमारे बॉस के साथ इतनी बदतमीजी से बात करे ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप इतनी बदतमीजी से बात करेंगे तो हमको भी बदतमीजी पर उतरना पड़ेगा। मैगी ने यह बात इतनी बोन चिलिंग टोन में कही कि वो टूरिस्ट गाइड भी सकपका गया। फिर वह झल्लाते हुए बोला, ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ। सबको लेकर नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंचो, टाइम से निकलना भी है। उसके जाने के बाद कार्तिक ने मैगी को कहा, इतनी जल्दी गुस्सा मत हुआ करो। उस बेचारे की क्या गलती है, वो तो अपना काम ही कर रहा है। उसको भी ऊपर अपने बॉस को जवाब देना होता है, इसलिए वो इतना चिड़चिड़ा हो रखा है। मैगी ने कार्तिक की बात पर कुछ नहीं बोला। सब अपने अपने कमरों में जल्दी तैयार हुए और फिर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे पहुंच गए। सब अपने सिलेक्टिव और बहुत स्टाइलिश कपड़े लाए थे। ऐसा लग रहा था कि वहां पर एक फैशन परेड हो रही है। हाईली फैशनेबल कपड़े, सबका हाई टोन मेकअप। कार्तिक उन सब के बीच खुद को बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा था। होटल से बस लेकर जब वो लोग सिक्स सेंसेस लामू आइलैंड पहुंचे तो वहां की ब्यूटी देखकर जैसे सब चकित रह गए। वहां की रेत सोने जैसी चमक रही थी। हवा इतनी तेज थी कि फेफड़े भी मुस्कुराने लगे। समंदर का पानी एकदम ट्रांसपेरेंट और चमकता हुआ हरे नीले रंग का था। और वहां का आसमान भी एकदम साफ और बेहद खूबसूरत था। वहां पर एक से एक वाटर स्पोर्ट्स भी थे। टूरिस्ट्स का जैसे मेला लगा हुआ था। उन लड़कियों ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सुंदर जगह नहीं देखी थी। सब बहुत सरप्राइज थे, एक्साइटेड होकर वहां पर इधर से उधर सब लड़कियां छोटे बच्चों की तरह उत्सुकता से घूम रही थी। सुना तो सबने इस आइलैंड के बारे में बहुत था, पर अपनी आंखों से देखना एक बिल्कुल अलग बात थी। पर उन लड़कियों का ग्रुप भी अपने आप में किसी अप्सराओं के ग्रुप जैसा था। वहां के बहुत से टूरिस्ट लड़कों की नज़र अब उन लड़कियों पर ही थी। उन लड़कियों को भी इस अटेंशन में मजा आ रहा था। कार्तिक ये सब देखकर मुस्कुराया। मैगी ने कार्तिक को कहा, लड़कियां बहुत एंजॉय कर रही हैं। अच्छा हुआ आप उन्हें यहाँ ले आए, सबके माइंड एकदम फ्रेश हो जाएंगे। कार्तिक ने मैगी की बात पर सिर हिलाते हुए उसे कहा, तुम भी जाओ एंजॉय करो। यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब सेफ है। मैं कुछ देर अकेले करना चाहता हूँ। कार्तिक अपनी बात कहकर बिना उसके जवाब का इंतजार किए आगे बढ़ गया। पर मैगी कार्तिक को किसी हाल अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैगी थोड़ा डिस्टेंस रखकर कार्तिक के पीछे पीछे चलती रही। आगे जाकर कार्तिक एक कोल्ड कॉफी की दुकान पर रुक गया। वहां पर कुछ लड़के बात कर रहे थे। एक लड़के ने कहा, यार तूने सुना, आज रॉयल प्रिंसेस पर बहुत बड़ी पार्टी है, पर यार वहां की टिकट इतनी महंगी है कि हमारे जैसा इंसान तो सोच भी नहीं सकता। दूसरे लड़के ने कहा, यार रॉयल प्रिंसेस जैसी जगह हम लोगों के लिए नहीं है। वो सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों की जगह है, हम तो सिर्फ दूर से ही देखकर आहें भर सकते हैं। पहले लड़के ने कहा, बात तो तेरी ठीक है यार, पानी में चलता फिरता महल है वह, हमारे लिए तो दूर की कौड़ी है। कार्तिक उनकी बात पर मुस्कुरा दिया। रॉयल प्रिंसेस एक सुपर लार्ज क्रूज शिप था जो कि मित्तल फैमिली की ही प्रॉपर्टी था। रॉयल प्रिंसेस वर्ल्ड के टॉप 10 क्रूज शिप्स में से था। वो सिर्फ एक शिप नहीं था, पूरा का पूरा शहर उस पर बसा हुआ था। एक बार में 20,000 लोग उस शिप पर ट्रैवल कर सकते थे। वो शिप पूरी दुनिया का चक्कर लगाता था। ये चांस की बात थी कि जिन दिनों कार्तिक अपने स्टाफ के साथ मालदीव्स आया हुआ है, उन्हीं दिनों रॉयल प्रिंसेस क्रूज मालदीव्स के पास से गुजरते हुए वहां कुछ दिन रुक गया है। रॉयल प्रिंसेस दुनिया भर में अपने लग्जरियस डेकोरेशन और सर्विसेज के लिए एक्सट्रीमली फेमस है। जिस दुकान से कार्तिक कोल्ड कॉफी लेने आया था, वहीं पर वह लड़की शीना और उसका बॉयफ्रेंड भी थे। रॉयल प्रिंसेस के बारे में जो बातें वो दो लड़के कर रहे थे, वो शीना ने भी सुनी। उसने पलटकर अपने बॉयफ्रेंड को कहा, ये रॉयल प्रिंसेस तो वर्ल्ड फेमस क्रूज है ना, मुझे इस पर जाना है। हम कितने लकी हैं कि इस समय ये क्रूज भी मालदीव्स पर रुका हुआ है। लड़के ने हैरानी से अपनी गर्लफ्रेंड को कहा,
तुम्हें आइडिया भी है उसकी टिकट कितने की है? एक समय के डिनर के लिए उस क्रूज पर 1 लाख रुपए चाहिए। कहाँ से आएगा इतना पैसा? उस लड़की ने तुनकते हुए कहा, मैं खूब समझती हूँ। बात पैसे की नहीं है, दरअसल तुमको मुझसे प्यार ही नहीं है। तुम मेरे ऊपर बिल्कुल पैसा खर्च करना ही नहीं चाहते हो। उस लड़के ने अपना सिर पकड़ लिया। कार्तिक को उस लड़के पर अब दया आ रही थी। वो लड़का इस पागल लड़की के साथ पता नहीं कैसे फंस गया था। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इस तरह की लड़की को कैसे प्यार कर सकता है। अब तक वह लड़का उस लड़की से अलग कैसे नहीं हुआ। उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा, मालदीव्स आइलैंड पर एक से एक सुंदर जगह है देखने की। हम वहां सब चलते हैं ना? क्रूज पर जाकर क्या करेंगे? वह हमारे बजट से बाहर है। अपने बॉयफ्रेंड की बात सुनकर वह लड़की हाथ में पकड़ा कॉफी का मग वहीं फेंक कर गुस्से में वहां से चली गई। उस कॉफी की दुकान पर भीड़ थी। कार्तिक भी आम लोगों की तरह लाइन में ही लगा हुआ था। जब कार्तिक का नंबर आया तो उस काउंटर पर बैठे लड़के ने कार्तिक से पूछा, आप क्या लेना पसंद करेंगे सर? कार्तिक ने उसे कहा, 60 कोल्ड कॉफी। वो लड़का एकदम चौंका। उसने कार्तिक से फिर कंफर्म किया, सर कितना कहा आपने? कार्तिक ने उसे बोला, 60। मेरे साथ एक बड़ा ग्रुप है, सबके लिए चाहिए मुझे। उस लड़के ने कार्तिक को कहा, ओह आई अंडरस्टैंड सर, बस 20 मिनट दीजिए, अभी आपका सारा ऑर्डर तैयार करता हूँ। इतने आप यह अमाउंट पे कर दीजिए, उसने कंप्यूटर स्क्रीन दिखाते हुए कार्तिक को कहा। कार्तिक के पीछे जो लड़के खड़े थे उन्होंने रस्टलेस होकर कार्तिक को बोला, ब्रो तुम यहाँ से 60 कॉफ़ी लेने के लिए खड़े हो गए हो, अब हमारा नंबर कब आएगा? ये तो गलत तरीका है। कार्तिक मुस्कुरा दिया और उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वो दो लड़के काउंटर पर बैठे लड़के पर चिल्लाते हुए बोले, सारी कॉफ़ी अगर एक ही आदमी ले लेगा तो बाकी कस्टमर क्या समंदर का पानी पिएंगे? उस काउंटर वाले लड़के ने बहुत ही पोलाइटली उन लड़कों को कहा, आप परेशान मत होइए सर, हमारे पास अभी बहुत क्वांटिटी है, मैं जल्दी से जल्दी ऑर्डर तैयार करने की कोशिश करता हूँ। कार्तिक ने पेमेंट करने के बाद मैगी को इशारा किया कि वह बाकी सारी लड़कियों को बुला ले। मैगी ने सबको वहां आने को कहा। वहां खड़े लड़कों के लिए तो यह एक स्पेक्टाकुलर नज़ारा हो गया कि अचानक से 55-56 लड़कियां स्विमिंग कॉस्ट्यूम में उन्हें घेर कर खड़ी थी। कार्तिक अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी की गर्ल्स का असर लोगों पर होते हुए देख रहा था। कार्तिक इस बात पर मुस्कुरा दिया कि उसके पास न सिर्फ आउटस्टैंडिंग ब्यूटीफुल स्टाफ है बल्कि वह लोग बहुत ही सुपर टैलेंटेड भी हैं। सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र जिन पर टिक रही थी वह थी कियारा, साशा, रिद्धिमा और मैगी। ये बात कविता श्रीधर ने भी नोटिस कर ली थी और इस बात से अंदर ही अंदर उसको बहुत इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी फील हो रहा था। उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसके जैसी इंटेलिजेंट लड़की जो कॉलेज टॉपर रही थी वो यहाँ पर सेकेंडरी है। दुनिया में हर जगह पहली नज़र में तो सब ब्यूटी को ही प्रेफरेंस देते हैं। कार्तिक आज मैगी को बीच पर स्विमिंग कॉस्ट्यूम में देखकर हैरान था, क्योंकि जनरली मैगी एक ही जैसे कपड़ों में रहती है, पर आज यहाँ आकर मैगी भी बाकी लड़कियों जैसी स्विमिंग कॉस्ट्यूम में थी। कार्तिक को उसका इस तरह वहां पर होना अच्छा लगा। आखिर 24 घंटे अपनी ड्यूटी मोड में रहना भी तो सही नहीं है। हालांकि मैगी अभी भी पूरी तरह से अपने ड्यूटी मोड में ही थी। उसने जानबूझकर अपने चुस्त कपड़े नहीं पहने थे ताकि किसी को शक ना हो जाए कि वह कार्तिक की बॉडीगार्ड है। वहां से सब अपने लिए कॉफ़ी लेकर एक सनशेड में बैठकर बीच और वहां के नज़ारे देखने लगे। रिद्धिमा ने कहा, यहाँ इस तरह बैठकर बीच को देखते रहना कितना बोरिंग काम है। कार्तिक ने उसे बोला, तो क्यों बैठी हो, यहाँ पर इतना कुछ करने को है, जाओ इंजॉय करो, सर्फिंग कर सकती हो, मोटर बोट पर जा सकती हो, आसमान की सैर कराने के लिए हॉट एयर बैलून भी यहाँ पर हैं, या फिर बीच वॉलीबॉल खेल सकती हो। कियारा ने कार्तिक की बात पर कहा, बीच वॉलीबॉल इज़ गुड आइडिया पर सी साइड अगर हम इस तरह खेलेंगे तो इतनी धूप में बुरी तरह टैनिंग हो जाएगी।
हम जिस प्रोफेशन में हैं वहाँ टैनिंग होना हमारे लिए सही नहीं है। कार्तिक के कुछ कहने से पहले ही रिद्धिमा ने अपने बैग में से एक बोतल निकाली। उसका निकालने का तरीका ऐसा था जैसे कोई जादू पिटारे से निकाल रही हो। उसने बोतल को हवा में लहराते हुए कहा, ये बोतल देखते हो, ये सुपर सनस्क्रीन है। इसको लगाने के बाद मजाल है जरा सी भी टैनिंग हो जाए। मैं बहुत टाइम मेकअप इंडस्ट्री में भी काम करती रही हूँ, मुझे ये सब बहुत अच्छे से पता है। रिद्धिमा ने ये कहकर सनस्क्रीन की बोतल कार्तिक की तरफ करते हुए कहा, कार्तिक क्या तुम ये सनस्क्रीन मेरी पीठ पर लगा सकते हो? कार्तिक के मुंह में कॉफी थी जो फव्वारे की तरह बाहर निकल गई। रिद्धिमा के इस तरह ओपनली सनस्क्रीन लगाने को बोलने पर कार्तिक शॉक्ड रह गया। बाकी लड़कियां भी रिद्धिमा की बोल्डनेस पर हैरान थी। कार्तिक और रिद्धिमा चाहे कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना रहे हों, बचपन से साथ रहे हो, उसके बावजूद रिद्धिमा और कार्तिक अब जिस प्रोफेशन में थे वहां पर इस तरह बिहेव करना चीप ही था। इससे बिना बात की कंट्रोवर्सी और क्रिएट होती। कार्तिक ने रिद्धिमा को साफ मना करते हुए कहा, मुझे माफ करो, मैं ये सब फालतू काम नहीं कर सकता। साशा ने रिद्धिमा को कहा, लाओ मैं लगा देती हूँ, फिर तुम मेरे लगा देना। साशा के पास भी अपनी सनस्क्रीन की बोतल थी। उसके बाद उन सब लड़कियों ने आपस में सनस्क्रीन शेयर किया और सब बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए तैयार हो गई। 2 टीमें डिसाइड हुई। कियारा और साशा एक टीम में थे, कविता राधिका दूसरी टीम में। कार्तिक उनमें से किसी टीम में नहीं था, वैसे भी वो लड़कियों की टीमें थी। वह बीच पर आगे की तरफ घूमने निकल गया। जब लड़कियां बीच पर वॉलीबॉल खेल रही थी तो आवारा टाइप के लड़कों ने वहां पर झुंड बना लिया और चीप बातें करने लगे। सब लड़कियां उनकी बातों से बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। मैगी ने कुछ देर तो उनकी बात बर्दाश्त की, फिर उसके बाद मैगी ने जानबूझकर वॉलीबॉल को इस तरह उछाला कि वो बॉल उनमें से एक लड़के के सीधा मुंह पर लगी। बॉल का फोर्स इतना तेज था कि वह लड़का जमीन पर जा गिरा, और न सिर्फ जमीन पर गिरा बल्कि उसके 2 दांत भी टूट गए। उसके आसपास के लड़के एकदम से शॉक्ड रह गए। वो अपने दोस्त को उठाते हुए चीखने लगे, ओ माय गॉड, इसके दांत टूट गए, खून भी निकल रहा है। वहां पर एकदम से पैनिक फैल गया। वह लड़के झगड़े के मोड में मैगी की तरफ बढ़े और उस पर चिल्लाते हुए बोले, अंधी हो क्या, ऐसे कैसे खेल रही थी? तुम्हारी वजह से हमारे दोस्त को इतनी चोट लग गई है, माफी मांगो इससे। मैगी अपनी कमर पर हाथ रख खड़े उन लोगों को घूर रही थी। जब उसने बॉल मारी ही इंटेंशनली थी तो माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता था। वह लड़का जिसके अभी मैगी ने दांत तोड़े थे, वह सदमे की हालत में मैगी को देख रहा था। वह उसी क्रूज पर ट्रैवल कर रहा था जो कार्तिक की फैमिली का था, यानी रॉयल प्रिंसेस। वह लड़का खुद भी एक आइलैंड का प्रिंस था। एक्सट्रीम रिच। शिप इस आइलैंड पर रुका तो वह और उसके दोस्त घूमने के इरादे से नीचे उतर आए थे। आज तक उसको किसी ने ऐसे ट्रीट नहीं किया था। बीच पर अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए जब से उसकी नज़र मैगी पर पड़ी थी तब से वह मैगी को लेकर कुछ और ही ख्वाब बुन रहा था। इसलिए उसने इतनी बेहुदा बातें करनी शुरू की ताकि मैगी का ध्यान उसकी तरफ जाए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बदतमीजी पर मैगी उसके दांत तोड़ देगी। उस लड़के के साथ भी कुछ बॉडीगार्ड थे जो अब भागते हुए वहीं आ रहे थे। वहां का नज़ारा अब बिल्कुल बदलने वाला था। जहां थोड़ी देर पहले सब हंसते मुस्कुराते हुए खेल रहे थे, सबके चेहरे पर पैनिक और टेंशन साफ दिखाई दे रहा था कि अब आगे जाने क्या ही होने वाला है। कियारा, साशा, मैगी बाकी सब लड़कियों के साथ बीच वॉलीबॉल खेल रहे थे, तब वहां पर कुछ लड़कों के ग्रुप ने आकर उन पर घटिया कमेंट पास करने शुरू किए। कार्तिक वहां नहीं था। उन लड़कियों को अकेला समझकर वह लड़के बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे। मैगी से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैगी ने एक लड़के को वॉलीबॉल इस तरह फेंक कर मारी जैसे कोई लोहे का गोला हो। वह लड़का नीचे गिर गया और उसके 2 दांत भी टूट गए। वह लड़का भी किसी रिच फैमिली से था। उसके बॉडीगार्ड और दोस्त अब मैगी से उलझ रहे थे और मैगी को माफी मांगने को कह रहे थे।
मैगी ने उस लड़के से माफ़ी मांगने से साफ मना कर दिया। उस लड़के के बॉडीगार्ड मैगी को हिट करने के लिए उसकी तरफ बढ़े तो उस लड़के ने जमीन से उठते हुए कहा, रुको, मुझे इस लड़की से बात करनी है। वो लड़का धीरे धीरे चलता हुआ मैगी के पास आया और ऊपर से नीचे तक उसे घटिया नज़र से घूरने लगा। उसके बाद वो मैगी को बोला, भला कि खूबसूरत हो, मैं समझ सकता हूँ कि तुमको मेरी बात बुरी लगी इसलिए तुमने ये हरकत की। वैसे तो इस हरकत की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है, पर मैं इतना सख्त दिल नहीं हूँ। खासकर खूबसूरत लड़कियों के साथ मैं प्यार से पेश आता हूँ। इसलिए अगर तुम अगली 4-5 रातें मेरे साथ रहने को तैयार हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। मैगी और वहाँ खड़ी सारी लड़कियाँ उस लड़के की बात सुनकर हैरान रह गई थी। वो लड़का कितना डिस्गास्टिंग है, पिटने के बाद भी इस तरह की बात कह रहा था। कियारा और साशा को तो मैगी के फाइटिंग स्किल्स पता थे। वो डर रही थी कि मैगी पता नहीं इस बात पर उस आदमी का क्या हाल करेगी। पर मैगी ने इस बार अपना दिमाग ठंडा रखा और उस आदमी को सिर्फ इतना कहा, गेट लॉस्ट यू क्रीप। मैगी के ये बोलते ही उसके चमचे मैगी की तरफ बढ़े और बोले, तमीज से बात करो। तुम जानती नहीं हो तुम किसके सामने खड़ी हो, तुम्हारे को ऑप्शन नहीं दी जा रही है। बस बताया जा रहा है, जो हमारे बॉस चाहते हैं तुमको वही करना होगा, वरना हम तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाएंगे। मैगी कुछ बोलती इससे पहले ही मैगी के पीछे से एक तेज आवाज आए। वह आवाज कार्तिक की थी। कार्तिक ने पीछे से शेर की तरह दहाड़ते हुए बोला, जिसमें हिम्मत है इस लड़की को हाथ लगाकर दिखाएं। हाथ काट कर कुत्तों को ना खिला दिए तो मेरा भी नाम कार्तिक नहीं। उस लड़के और उसके बॉडीगार्ड्स ने कार्तिक को हैरानी से देखा। उनमें से एक ने कार्तिक से पूछा, तू कौन है बे जो बीच में चौड़ा हो रहा है? कार्तिक ने उसे कहा, मैं इन सब लड़कियों का बॉस हूँ। ये सब लड़कियां मेरी जिम्मेदारी है। पहले तो तुम्हारा ये घटिया बॉस मेरे स्टाफ की लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है, ऊपर से अब उन्हें धमका भी रहे हो। तुम्हारा यह वाहियात बॉस क्या चीज़ है मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर बेटा तुम लोग नहीं जानते कि तुम किसके सामने खड़े हो। उस आदमी के बॉडीगार्ड ने कार्तिक को कहा, तुम्हारी इस लड़की ने हमारे बॉस को मारने की कोशिश की। सजा तो इसको मिलेगी, और इसकी सजा ये है कि इसको कुछ रातें हमारे बॉस के साथ रहना होगा, वरना इसके साथ साथ तुमको भी यही गाड़ देंगे। उस आदमी की बात पर कार्तिक इस बार बहुत जोर से हंसा और बोला, दिन में ख्वाब देखने बंद कर चिलगोजें। तुम्हारे जैसे जानवरों पर तो मेरी स्टाफ की कोई लड़की थूकेगी भी नहीं। कार्तिक की बात पर इस बार वह लड़का जिसके मैगी ने दांत तोड़े थे, वह बोला, दिन में ख्वाब नहीं देख रहा मैं। तेरी भलाई इसी में है कि आराम से मान जा, वरना हजारों तरीके हैं मेरे पास अपनी बात मनवाने के। जो मैं चाहता हूँ वह होकर रहता है। कार्तिक ने उसे कहा, और तेरी जिंदगी इसी में है कि तू दुम दबाकर अब यहाँ से भाग ले, वरना मेरे पास भी हजारों तरीके हैं तुम्हें खत्म करने के। क्योंकि बच्चे जो मैं नहीं चाहता वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कार्तिक के ये बोलते ही वो लड़का कार्तिक को गाली देता हुआ बोला, यू ब्लडी। पर उसकी बात पूरी होती इससे पहले ही कार्तिक ने खींचाकर उसके पेट में एक लात मारी। वो लड़का चीखता हुआ जमीन पर गिर गया। कार्तिक गुस्से से दहाड़ते हुआ बोला, तेरे आदमियों को बोल तुझे यहाँ से उठाकर ले जाएं, वरना तुझे मार कर तेरी लाश यहीं के समंदर में फिकवाऊंगा और शार्क तेरी बोटियां नोच नोच के खाएंगे। कार्तिक की इस हरकत पर उस लड़के के साथ जितने बॉडीगार्ड थे एक पल तो वह शॉक्ड रह गए, फिर वह तेजी से कार्तिक को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़े। इससे पहले कि वो कुछ करते पीछे से एक तेज आवाज आए, रुको। सब ने पलट कर देखा तो विवेक था, वही फोटोग्राफर विवेक जिसके कमरे में कार्तिक कल रात रुका था। उसको वहां पर इस तरह से देखकर कार्तिक हैरान हुआ। ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि वह इस झगड़े के बीच में क्यों पड़ रहा है। वह भागता हुआ आया और कार्तिक से बोला, बॉस 2 मिनट दो मुझे, मैं इस लड़के को जानता हूं, मैं अभी सीधा करता हूं इसे।
कार्तिक कुछ समझता इससे पहले ही विवेक उस लड़की की तरफ बढ़ा और उसको कॉलर से पकड़ता हुआ बोला, अबे गधे कहीं के, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे पता भी है तू किसके साथ उलझ रहा है? ये कहकर विवेक उसको घसीटता हुआ दूर ले गया। विवेक पहले से उसे जरूर जानता होगा क्योंकि वह लड़का भी विवेक को बहुत हैरानी से देख रहा था। विवेक उसे कार्तिक से थोड़ा दूर ले गया और बोला, अबे शुक्र कर बेटा, मैं तेरी जान बचाने के लिए सही टाइम पर आ गया। बरसों की यारी है अपनी, तू मर जाता तो दोस्ती पर दाग लग जाता कि मैं दोस्त को बचा नहीं सका। उस लड़के ने गुस्से से विवेक को कहा, तुझे पता भी है उसने मेरे साथ अभी क्या किया है और तू उसी की साइड ले रहा है? विवेक ने उसे समझाते हुए कहा, उसने क्या किया या क्या नहीं किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि वह कौन है। उस लड़के ने हैरान होते हुए विवेक से पूछा, ऐसा कौन फन्ने खा है वो? विवेक ने उसे जो बताया वो सुनकर तो वो लड़का सदमे में ही चला गया। कार्तिक मित्तल है वह। जिस आइलैंड पर तू खड़ा है यह उसके बाप का ही है। इनफैक्ट आधे से ज्यादा मालदीव्स मित्तल परिवार की प्रॉपर्टी है। और बाकी तो छोड़, जिस क्रूज पर तू घूम रहा है रॉयल प्रिंसेस, वह भी मित्तल्स का ही है। इस आदमी के एक इशारे पर तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तेरे साथ क्या हो सकता है। जान से तो जाएगा ही, पूरी जिंदगी तेरे घर वाले तेरी लाश भी नहीं ढूंढ पाएंगे। शुक्र समझ में सही समय पर आ गया और तेरी जिंदगी बचा ली। बेटा पंगा देख कर लिया कर, ऐसे ही किसी से मत भिड़ जाया कर। विवेक के समझाने के बाद उस लड़के को भी एहसास हो गया कि उसने गलत जगह झगड़ा मोल ले लिया है। उस लड़के ने विवेक को कहा, अब क्या करूं, माफी मांगू क्या? विवेक ने उसे बोला, जहां तक मैं कार्तिक को जानता हूं माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा कर तू चुपचाप खिसक जा यहां से। उस लड़के ने हाँ में सिर हिलाया और अपने आदमियों को इशारे से वहां से चलने को कहा। उन लोगों के जाने के बाद विवेक कार्तिक के पास आया और बोला, देखा बॉस, मैंने चुटकियों में आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। कार्तिक ने विवेक से पूछा, तुम जरूर उसको पहले से जानते हो? विवेक ने कार्तिक को बोला, यस बॉस, लंदन में वो और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मेरे दादा दादी लंदन रहते हैं, मेरा बचपन वहीं गुजरा है। कार्तिक को विवेक बहुत मिस्टीरियस लग रहा था। ये बात तो पक्की थी कि विवेक बहुत अच्छी फैमिली से है, उसके शौक भी हाई फाई हैं और पैसे की उस पर कोई कमी नहीं। उसके बाद वह एक फोटोग्राफी के प्रोफेशन में है और कार्तिक के पीछे इस तरह हाथ धोकर पड़ा है कि वह उसे बस कैसे भी जॉब दे दे। विवेक सोच रहा था कि उसने कार्तिक की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। उसको लगा था कार्तिक उसको अप्रिशिएट करेगा, पर कार्तिक ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम कार्तिक के लिए प्रॉब्लम थी ही नहीं। अगर विवेक नहीं भी आता तो कार्तिक मिनटों में अपने तरीके से सब सॉर्ट कर देता। विवेक सरप्राइज था कि वह कितनी कोशिश कर रहा है कार्तिक के नज़दीक आने की, पर कार्तिक कितना रूड बिहेव कर रहा है। पर कार्तिक रूड बिहेव नहीं कर रहा था। पर जिसकी पर्सनैलिटी इतनी अनक्लियर हो, उसको लेकर कार्तिक हमेशा डाउटफुल रहता है। ये बात विवेक समझ नहीं पा रहा था। विवेक ने कार्तिक को कहा, बॉस, अगर होटल अभी भी फुल हो तो आप आज रात भी मेरे रूम में सो सकते हैं, मैं आज रात भी नहीं आऊँगा। मैं रात को रॉयल प्रिंसेस क्रूज की पार्टी में जा रहा हूँ। विवेक भी कार्तिक की बहुत सी बातें समझ नहीं पा रहा था। शुरुआत में उसको नहीं पता था कि स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी का बॉस कार्तिक मित्तल ही मित्तल एम्पायर का मालिक है, जिनका मालदीव्स आइलैंड है, रॉयल प्रिंसेस क्रूज है और वर्ल्ड के टॉप 3 रिच फैमिलीज में से एक हैं। पर अब उसने ये सब पता कर लिया था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि कार्तिक यहाँ पर आकर इस तरह एक 3 स्टार होटल में क्यों रुका हुआ है। प्लेन में सब लड़कियों ने मास्क लगा रखे थे। तब विवेक ये भी नहीं पहचान पाया था कि उसके साथ में जो लड़कियां हैं उनमें एंजल ऑफ ड्रीम ग्रुप की लड़कियां भी हैं। यहाँ वॉलीबॉल खेलते हुए सब ने मास्क उतारे हुए थे तो विवेक ने सबको पहचान लिया था। विवेक ने कार्तिक से कहा, बॉस, मैंने प्लेन में रियलाइज नहीं किया था कि आपके साथ एंजल ऑफ ड्रीम्स भी हैं।
आपको तो पता ही होगा कि ये लोग इन दिनों बिगेस्ट इंटरनेट सेंसेशन है। 100 मिलियन क्रॉस कर चुका है आपका वो। सिर्फ एक शो के बाद ऐसी रॉकेट हाई पॉपुलैरिटी बहुत टेरिफाइंग है बॉस। इन्होंने तो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। मुझे लगता है कि अभी बहुत से लोगों ने इन्हें यहाँ पहचाना नहीं है। अगर पहचान लेंगे तो इन लोगों के लिए यहाँ ओपन में यूं घूमना इम्पॉसिबल हो जाएगा। कार्तिक ने विवेक को घूर कर देखा और कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम ऐसा कोई बचपना नहीं करोगे जिससे इन सब लड़कियों को कोई दिक्कत आए। मेरे यहाँ पर लो प्रोफाइल रहने की वजह भी यही है ताकि यह लोग खुलकर घूम सकें, एंजॉय कर सकें। अगर लोगों को पता चल गया कि यही एंजल ऑफ ड्रीम्स है तो इन लोगों की सिक्योरिटी को भी खतरा हो जाएगा। विवेक ने हाँ में सिर हिलाते हुए कार्तिक को कहा, ऑफ कोर्स बॉस, मैं ये बात समझता हूँ। यू जस्ट डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। अब मैं चलता हूँ बॉस, यू कैरी ऑन। अपनी बात कहकर विवेक वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वो टूरिस्ट गाइड वहाँ आकर बोला, गर्ल्स पैक योर थिंग्स। अब शाम हो रही है, हमें साइट सीइंग करते हुए वापस होटल की तरफ जाना है। 10 मिनट के अंदर सब लोगों को बस के पास इकट्ठा होना है। उस टूरिस्ट गाइड के ये कहने के बाद सब लड़कियां अपनी अपनी चीजें समेटने लगीं। थोड़ी ही देर में वो सब वापस होटल की तरफ जाने के लिए बस में बैठे थे। सारा दिन की थकान के बाद अब सब लोग शांत बैठे मालदीव्स की ढलती हुई शाम के नज़ारे देख रहे थे। पर बस में पीछे की तरफ बैठी हुई वह लड़की शीना अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही थी। मुझे होटल वापस नहीं जाना, मुझे वो रॉयल प्रिंसेस क्रूज देखना है। उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा, एक बार होटल पहुंचकर फिर हम अपने आप कहीं घूमने निकल जाएंगे। रात को समंदर के नज़ारे देखेंगे। उस लड़की शीना ने खींचते हुए कहा, मुझे रात को समंदर नहीं देखना, मुझे रॉयल प्रिंसेस क्रूज ही देखना है। अगर तुम मुझे रॉयल प्रिंसेस क्रूज नहीं ले गए तो मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। इनफैक्ट मैं तुम्हें उस कमरे में भी नहीं आने दूंगी, अकेले ही वहां पर रहूंगी। तुम अपने रहने का अरेंजमेंट कहीं और कर लो। उस लड़की शीना की बदतमीजी पर उसका बॉयफ्रेंड बहुत हैरास हो चुका था। उसने अपने अकाउंट की डिटेल चेक की। कुछ लाख उसके पास बचे हुए थे जो उसके पेरेंट्स ने उसकी पढ़ाई के लिए ट्रांसफ़र किए थे। उस बेवकूफ़ लड़के ने उसमें से पैसे निकालकर रॉयल प्रिंसेस क्रूज की 2 टिकट खरीद लीं, उस लड़की शीना को खुश करने के लिए। जब उसने शीना को दिखाया, लो अब तो खुश हो, मैंने रात की टिकटों का अरेंजमेंट कर लिया है। उसके बॉयफ्रेंड ने फौरन इस तरह उसके लिए टिकट खरीद ली। ये देखकर वह पागलों की तरह खुश होकर चीखने लगी। ये हुई ना बात, तुमको पता नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये कहकर वह उस लड़के के गले लग गई। कार्तिक और कियारा साथ ही बैठे थे। कियारा ये सारा तमाशा देख रही थी। उसने कार्तिक से पूछा, ये रॉयल प्रिंसेस क्या है? कार्तिक ने उसे बताया, रॉयल प्रिंसेस एक क्रूज है। दुनिया के टॉप 10 सुपर लग्जूरियस क्रूज में से एक है रॉयल प्रिंसेस क्रूज। इन दिनों मालदीव्स के पास से गुजरता हुआ वह यहाँ आइलैंड पर रुका हुआ है। आज रात वहीं पर एक पार्टी है। कार्तिक और कियारा को बात करते हुए उसे लड़की शीना ने सुन लिया। शीना ने कियारा को चिढ़ाते हुए कहा, तुम डिटेल्स लेकर क्या करोगी? तुमको पता भी है एक एक टिकट कितनी महंगी है। तुम्हारा बॉस तुमको रॉयल प्रिंसेस नहीं लेकर जाने वाला है, इसलिए तुम उसके बारे में ना ही जानो तो अच्छा है। शीना को लग रहा था कि कार्तिक के साथ तो 50 से भी ज़्यादा लड़कियां हैं। क्रूज की टिकट तो लाखों की है, वह कहाँ से इतना पैसा लाएगा कि अपने साथ की लड़कियों को रॉयल प्रिंसेस क्रूज ले जाए। इसलिए वह इतराती हुई कियारा को नीचा दिखा रही थी। कियारा को तो पता था कि कार्तिक सुपर रिच है और रॉयल प्रिंसेस पर ले जाना उसके लिए बहुत छोटी बात है। शीना की बात पर कियारा ने कार्तिक की तरफ देखा, पर कार्तिक एकदम शांत बैठा रहा। उसने शीना की बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। कियारा भी फिर चुप हो गई। पर रिद्धिमा से रहा नहीं गया। उसने पलटकर कार्तिक को कहा, ये लड़की बहुत बकवास करती है। मेरा दिल करता है किसका मुंह तोड़ दूं।
कार्तिक कुछ कहता इससे पहले ही वहां पर अच्छा खासा तमाशा क्रिएट होना शुरू हो गया। उस लड़की शीना ने अपने बॉयफ्रेंड को इमोशनल ब्लैकमेल किया। उसकी बातों से हैरास होकर उसके बॉयफ्रेंड ने रॉयल प्रिंसेस क्रूज की पार्टी का टिकट अपनी फीस के पैसों से खरीद लिया। वो लड़की शीना इतराते हुए कियारा और बाकी लड़कियों को चिढ़ा रही थी। रिद्धिमा को उसकी बात पर गुस्सा आ गया। रिद्धिमा ने कार्तिक को कहा, मैं इस बदतमीज लड़की का मुंह तोड़ दूंगी। शीना ने यह बात सुन ली और रिद्धिमा को बोली, हाथ लगा कर दिखा। किसका मुंह तोड़ने की बात कर रही है? मैं किसी से नहीं डरती। सच तो सबको कड़वा लगता है। तुम्हारे बॉस की इतनी हैसियत नहीं है कि तुम्हें रॉयल प्रिंसेस क्रूज ले जा सके। गलती से बिजनेस क्लास टिकट पर सफ़र कर लिया है तो अपने आप को कहीं की महारानी मत समझो। अभी भी मेरा स्टैंडर्ड तुम लोगों से ज़्यादा ही है। रिद्धिमा गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी तो कार्तिक ने रिद्धिमा का हाथ पकड़कर रोक लिया और उसे चुपचाप बैठ जाने को कहा। रिद्धिमा को समझ नहीं आया कि कार्तिक उसको इस तरह रोक क्यों रहा है। उसने कार्तिक को कहा, हाथ छोड़ो मेरा, मैं अभी इस नागिन को सबक सिखाती हूँ। उस बेचारे लड़के को तो 24 घंटे डंक मारती रहती है, अब हम पर अपने पैंतरे आजमा रही है। आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। कार्तिक ने रिद्धिमा को पीछे खींचते हुए कहा, चुपचाप अपनी जगह पर बैठो। हाथी चलता है तो सड़क पर बहुत से कुत्ते भौंकते हैं, किस किस का जवाब दोगी? कार्तिक की बात सुनकर शीना और तिलमिला गई और कार्तिक से बोली, हाथी देखने की हैसियत नहीं है और खुद को हाथी समझते हैं। इसी झगड़े के बीच में वह लोग होटल पहुंच गए। उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसके चिल्लाने से पहले ही घबरा रहा था। बस के रुकते ही वह उसका हाथ खींचकर सबसे पहले नीचे उतर गया। उस लड़की शीना के उतरने के बाद रिद्धिमा ने कार्तिक को गुस्से में कहा, जाने तुम इस बदतमीज को बर्दाश्त कैसे कर रहे हो। कार्तिक ने रिद्धिमा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कार्तिक ने सब लड़कियों की तरफ देखकर कहा, जाकर अपना बेस्ट पार्टी ड्रेस निकाल लो और सब अच्छे से तैयार होना। रात के 8 बजे बिल्कुल रेडी मिलना मुझे सब। राधिका ने हैरानी से कार्तिक से पूछा, वह क्यों सर? हम रात को भी कहीं जा रहे हैं क्या? कार्तिक ने स्माइल करते हुए राधिका को कहा, हाँ, हम रॉयल प्रिंसेस क्रूज की पार्टी में जा रहे हैं। और यह बात पहले ही डिसाइड हो चुकी थी। इस जैसी पागल लड़की शीना के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। तुम लोगों की टिकट मैं पहले ही अरेंज कर चुका हूँ। सारी लड़कियां हैरानी से एक दूसरे को देखने लगीं। ये ट्रिप उनके लिए ड्रीम जैसा होता जा रहा था। चाहे वह 3 स्टार होटल में ठहरी थी पर फ्लाइट का बिजनेस क्लास का सफ़र और उसके बाद आज बीच पर घूमना फिरना खाना खेलना ही बहुत था। और अब कार्तिक ने कहा कि वह उनको रॉयल प्रिंसेस क्रूज ले जा रहा है। अब तक सब जान गए थे कि रॉयल प्रिंसेस क्रूज क्या है, वर्ल्ड के टॉप 10 लग्जरियस क्रूज में से एक। कार्तिक की अनाउंसमेंट के बाद सबकी एक्साइटमेंट आसमान छू रही थी। रात के 8 बजे तक सब लड़कियां तैयार हो चुकी थी। कार्तिक ने टूरिस्ट गाइड को बोलकर उनके लिए बस अरेंज करा दी थी। बस से जब सब सी साइड पहुंचे तो एक बड़ी सी बोट उनका इंतजार कर रही थी। दूर समंदर में रॉयल प्रिंसेस क्रूज ऐसे लग रहा था जैसे समंदर में परियों की दुनिया का कोई बहुत बड़ा महल जगमगाता हुआ खड़ा हो। सब लड़कियां बहुत हैरानी से उस महल जैसे क्रूज को देख रही थी। ऐसा नज़ारा तो फिल्मों में भी नहीं देखा था उन्होंने। वह क्रूज किनारे तक नहीं आ सकता था। क्रूज एक्सट्रीमली हैवी और बड़ा था। ऑलमोस्ट 2 लाख टन का वजन था उस क्रूज का। किनारे का पानी इतना डीप नहीं होता। इतना बड़ा शिप अगर किनारे तक लाने की कोशिश की जाए तो उसके फंस जाने के बहुत चांस होते हैं। इसलिए इतने बड़े क्रूज तक सबको बोट से ही जाना पड़ता था। सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे जब वह शीना इतराती हुई अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां आए। जब क्रूज की तरफ जाने वाली बोट में उसने कार्तिक के साथ सारी लड़कियों को देखा तो उसका चेहरा देखने वाला हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे अभी रो देगी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को गुस्से में इस तरह देखा जैसे ये भी उसी की गलती हो। वो तुनकती हुई अपने बॉयफ्रेंड से बोली,
मैं इस बोट में इनके साथ क्रूज तक नहीं जाऊंगी। कहकर वो उस बोट से वापस उतर गई। बोट के कैपेसिटी अभी फुल नहीं हुई थी। बोटमैन हैरान हुआ कि यह लड़की वापस क्यों उतर रही है, पर उसने कुछ पूछा नहीं। उनके बाद जो लाइन में खड़ी थी उसने उन दो फीमेल्स को बोट में आने के लिए इशारा किया। कार्तिक वाली बोट में ही एक खूबसूरत सी लड़की एक उम्रदराज औरत के साथ चढ़ी। बोट में चढ़ने के बाद वह दोनों एक कोने में जाकर खड़ी हो गई और बहुत हसरत से क्रूज को देखने लगी। उस उम्रदराज औरत ने उस यंग लड़की को कहा, लीजा, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। ये बात तुम समझ लो। इस क्रूज पर जाने के लिए तुमने अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर दी हैं। आज की पार्टी में बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब मौजूद होंगे। अगर आज का मौका तुमने गंवा दिया तो तुम सड़क पर आ जाओगी। उस लड़की ने धीरे से कहा, हाँ मैं ये बात जानती हूँ। वह उम्रदराज औरत फिर से बोली, जानती तो हो पर एन टाइम में भूल जाती हो। तुमको गुस्सा इतनी जल्दी आता है कि किए धरे पर पानी फेर देती हो। तुमको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखना होगा, वरना आज के बाद हमारे पास कोई चांस नहीं बचेगा। उस औरत की बात सुनकर वह लड़की चुप हो गई। उसने मालदीव्स के बहुत बड़े फिल्म स्कूल से ग्रेजुएशन की थी। उसके साथ की लड़कियां सब एशिया की फिल्म इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं सेट हो चुकी थी। एक वही थी जिसके पास अभी तक काम नहीं था, और इसकी सबसे बड़ी वजह उसका गुस्सा ही था। पर लीजा बहुत अच्छी लड़की थी। वह किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उससे नाजायज़ फेवर मांगता था, और सामने वाले के ऐसा बोलते ही उसका दिमाग गर्म हो जाता और सब कुछ बिगड़ जाता। उस औरत ने उसे समझाते हुए कहा, यह इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुमने इसको बना लिया है। शुरू में अजीब लगता है, फिर आदत पड़ जाती है। लीजा ने उस औरत को घूर कर देखा और कहा, हम इस बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। ये बकवास मैं फिर से नहीं सुनना चाहती। प्लीज़ अब आप मेरा मूड खराब मत कीजिए। उस औरत ने उसे समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए ही समझा रही हूँ, मुझे फिक्र है तुम्हारी। मैं इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय से हूँ, यहाँ के दांव पेंच खूब समझती हूँ, तभी तुम्हें बता रही हूँ। लीजा उसकी बात पर इस बार इतना चिढ़ गई कि उसके पास से हट के बोट के दूसरे कोने में दूर जाकर खड़ी हो गई। लीजा जहाँ खड़ी थी उसके पीछे कार्तिक के ग्रुप की लड़कियों ने शोर मचा रखा था। सब एक्साइटमेंट के साथ दूर से क्रूज को देखते हुए खुश हो रही थी। लीजा ने पलटकर उनकी तरफ देखा तो हैरान रह गई। एक साथ इतनी खूबसूरत लड़कियां उसने आज तक नहीं देखी थी, और वह भी एक से एक एक्सेप्शनल ब्यूटीफुल। लीजा हैरानी से उन सब लड़कियों को देख रही थी। वह औरत दोबारा उसके पास आकर खड़ी हो गई। उस औरत ने लीजा से कहा, लड़कियों का ये ग्रुप देखती हो, यह उसी टाइप की लड़कियां हैं जो पब्लिक रिलेशन बनाने में बहुत एक्सपर्ट होती है। सब की सब पूरी तैयारी करके जा रही हैं। इनका एटीट्यूड और इनके कपड़े देखो। तुम्हारे जैसी लड़की जो इतना कम बोलती हो, वो इन स्ट्रीट स्मार्ट लड़कियों को भला कैसे कम्पीट कर सकेगी। तुमको अपना टैलेंट दिखाने के लिए भी यह जरूरी है कि कम से कम तुम्हें कोई चांस तो दे। उन लड़कियों को देखकर लीजा भी नर्वस हो चुकी थी। उसने उस औरत की तरफ देखकर पूछा, क्या वाकई और कोई रास्ता नहीं? उस औरत ने लीजा को कहा, इस बार क्रूज पर जाते ही एक बढ़िया सा टारगेट चूज करना और अपने सारे दांव पेंच लगा देना उसको रिझाने में कि वो तुमको काम देने से मना कर ही ना सके। लीजा ने इस बार उस औरत की हाँ में हाँ मिला दी। फिर वो आंखें बंद करके खुद को आने वाली पार्टी नाइट के लिए तैयार करने लगी। कार्तिक दूर से शिप को देखते हुए बहुत शांत और चुप खड़ा था। मैगी ने उसके पास आकर कहा, क्या सोच रहे हैं सर? कार्तिक ने मैगी को पलट के पूछा, शिप पर तुमने सबको इन्फॉर्म कर दिया ना कि मुझसे कोई भी इस तरह बात नहीं करेगा जिससे किसी को पता चले कि मैं कौन हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी रियल आइडेंटिटी यहाँ किसी को पता चले। मैगी ने कार्तिक को कहा, सर जब मैंने उन्हें कांटेक्ट किया कि आप आज अपने फ्रेंड्स के साथ रात को पार्टी में आ रहे हैं तो उन लोगों ने तो आपके लिए बहुत बड़ा ग्रैंड वेलकम ही प्लान कर लिया था।
बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें समझाया कि वेलकम तो छोड़िए, आपकी तरफ इस तरह देखना भी नहीं है कि किसी को पता चले कि आप दी कार्तिक मित्तल हैं, इस क्रूज के मालिक। पर सर, इस बार उनको समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा। आप भी तो बार बार अजीब ऑर्डर दे रहे हैं। जब हम इस आइलैंड पर आए तब भी यह लोग आपके ग्रैंड वेलकम के लिए एयरपोर्ट आना चाहते थे। बड़े बड़े विलर्स आपके लिए तैयार थे, पर आपने सब कुछ मना कर दिया। कार्तिक ने मैगी को कहा, तुम अभी नहीं समझोगी, पर सबकी सेफ्टी के लिए यही करना सही है, मैं ये बात जानता हूँ। पर बात इतनी सिंपल नहीं थी। कार्तिक जब से आइलैंड पर आया था, सीक्रेटली उसकी फैमिली के लोग उसको फॉलो कर रहे थे। उसकी सुरक्षा के बहुत स्पेशल और पुख्ता इंतजाम किए गए थे, वो भी इस तरह कि कार्तिक को भी पता ना चले। क्रूज पर भी स्पेशल ऑर्डर दे दिए गए थे कि उनकी आइडेंटिटी रिवील भी ना हो, उसके बावजूद उनको बहुत रिस्पेक्टफुली और केयरफुली ट्रीट करना है। शिप किनारे से 5 किलोमीटर दूर समंदर में था। बोट से जब सब उसके पास पहुंचे तो लड़कियां तो एक्साइटमेंट के मारे बुरी तरह चीखने लगी, और ऐसा होता भी क्यों ना। आखिर वह क्रूज वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रूज था। 2 लाख टन जिसका वजन था, 20,000 लोग एक साथ उसमें रह सकते थे। पानी में जगमगाता शहर था। शिप पर पहुंचते ही रिद्धिमा ने एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कहा, ओह माय गॉड, ये शिप कितना बड़ा है। कियारा ने भी बोला, मैं तो इमेजिन में नहीं कर पा रही कि इतना बड़ा कोई शिप समंदर में इस तरह तैर सकता है। कियारा की मासूम बात पर कार्तिक मुस्कुरा दिया। साशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम इस तरह के क्रूज पर आज पूरी रात पार्टी कर सकते हैं। साशा के ये बोलते ही कविता के ग्रुप की सारी लड़कियां जोर से शोर मचाती हुई तालियां बजाने लगी। अभी तक उन लोगों ने इंटरनेट पर रॉयल प्रिंसेस के बारे में सब रिसर्च कर ली थी। अंदर जाकर रॉयल प्रिंसेस को देखने की एक्साइटमेंट अब उनसे संभाली नहीं जा रही थी। जब एक एक करके वो लोग शिप पर पहुंचे तो वहां पर अनाउंसमेंट की जा रही थी, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू रॉयल प्रिंसेस। आप इस समय दुनिया के सबसे लग्जरियस क्रूज पर हैं। ये क्रूज महज एक शिप नहीं है, बल्कि एक पूरा शहर है। यह इतना बड़ा है कि आपको भूल भुलैया जैसा लग सकता है। खुद इसमें घूमने में शायद आप रास्ता भटक जाएं, इसलिए आप क्रूज घूमने के लिए हमारे गाइड की मदद ले सकते हैं। जो लोग भी हमारे गाइड की मदद लेना चाहे, काइंडली हमारे रिसेप्शन पर कांटेक्ट करें। यह अनाउंसमेंट सुनकर कार्तिक ने हैरानी से मैगी की तरफ देखा। कार्तिक समझ गया कि यह स्पेशल अरेंजमेंट उसके स्टाफ के लिए किया गया है, वरना क्रूज की पार्टी में एक स्पेसिफिक एरिया के बाद गेस्ट को कहीं पर जाना अलाउड ही नहीं होता। कार्तिक मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं बोला। तभी एक शिप क्रू की यूनिफॉर्म पहने एक लड़के ने आगे आकर कार्तिक से कहा, हेलो सर, वेलकम टू द क्रूज। आपका यहाँ होना आज हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। कार्तिक ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, अपनी इस खुशी को बस यहीं तक रखो, बाहर जाहिर मत होने देना। क्रूज मैनेजमेंट ने शिप टूर के लिए तुम्हें अपॉइंट किया है? उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कार्तिक को कहा, यस सर। कार्तिक ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कार्तिक को कहा, मुझे यहाँ पर सब टॉम बुलाते हैं, हालांकि मेरा असली नाम त्रिलोचन है। पर यह नाम कोई बोल ही नहीं पाता, तो इन लोगों ने मेरा नाम टॉम कर दिया। कार्तिक उसकी बात पर हंस दिया। इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों को देखकर अब तो क्रूज पर भी सबका ध्यान इस ग्रुप की तरफ चला गया था। क्रूज पर ग्रुप में कुछ लड़के खड़े थे। उनमें से एक बोला, बाय गॉड, क्या स्प्लेंडिड सीन है। ये लड़कियां टूरिस्ट है कि मॉडल्स का ग्रुप है? उसके साथ खड़े लड़के ने कहा, आप कहे तो पता करवाएं। पहले वाला लड़का बोला, नेवर माइंड, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बस अगर आप